Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 10. In the previous video, we saw the types of rocks and rock cycle. Now, uses of rocks and formation of landforms. So open page number 55. Rocks are very useful to us. The solid rocks are used for making roads, houses and buildings. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical property and definite chemical composition. Minerals are very important to mankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, mineral oil and petroleum. They are used in various industries and even for making medicines like iron, aluminum, gold, यूरेनियम एक्सेट्रा. तो रॉक्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है. सॉलिड रॉक्स का उपयोग रास्ता बनाने में, घर और इमारतें बनाने में होता है. रॉक्स अलग अलग मिनरल्स से बने हैं. खनिज मिनरल्स वो कुदरती नेचुरल रूप में मिलते पदार्थ हैं जिसमें निश्चित भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंपोजिशन है. मिनरल्स मानव जाति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कितने का उपयोग फ्यूल ईंधन में होता है. एग्जाम्पल कोयला कोल, नेचुरल गैस खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम. इसका उपयोग विविध इंडस्ट्रीज़ और दवाई बनाने में भी होता है जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा. Formation of landform. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move in different direction, few millimeters in a year. This is because of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. So lithosphere कई प्लेट्स पे टूटता है जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट्स अलग अलग दिशा में घूमता है यानी कि थोड़े मिलीमीटर एक साल में. इसके कारण कि पृथ्वी के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है, लिक्विड मैग्मा, ये मॉल्टन मैग्मा सर्कुलर फॉर्म में गोल गोल राउंड में घूमता है. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स causes changes on the surface of the earth. The movement of the earth are divided on the basis of forces which cause them. The movements which are generated in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. तो प्लेट की जो गति है उसकी वजह से पृथ्वी के सरफेस सतह पर चेंजेस होते हैं. पृथ्वी के मूवमेंट का विभाजन होता है फोर्स के आधार पे. जो मूवमेंट पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जनरेट होती है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और जो फोर्स पृथ्वी की सतह यानी कि सरफेस पर उत्पन्न होते हैं उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड समटाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause changes on the surface of the earth. A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. तो एंडोजेनिक जो फोर्सेस है वो कई बार अचानक गति उत्पन्न करते हैं और कई बार उनकी गति धीमी हो जाती है. अर्थक्वेक यानी भूकंप, वॉल्केनो ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह जो सरफेस है उसमें परिवर्तन होता है. अर्थ क्रस्ट से एक ऐसा छेद
ओपनिंग वेंट है जहाँ से मॉल्टन मटेरियल अचानक मिलता है, जिसे हम वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कहते हैं। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all round its center. These vibrations are called earthquake. The place in the crust from where the vibrations start is called the focus. The vibration travels in the form of wave outside the center of origin. The center of the surface close to the center of origin is called एपीसेंटर। इस तरह जब लिथोस्फीयरिक प्लेट्स हिलती हैं तो पृथ्वी की जो सतह सरफेस है उसमें वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन यानी कंपन सेंटर के आजू बाजू होती है, इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। जिस जगह से वाइब्रेशन शुरू होती है उसे फोकस कहते हैं। ये वाइब्रेशन वेव्स के रूप में सेंटर के बाहर से ट्रैवल करती है। ये उद्गम यानी ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन जहाँ से निकलता है, जहाँ से शुरू होता है, के पास सपाटी के केंद्र का अधिकेंद्र कहते हैं, उसे एपीसेंटर कहते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली caused closest to the epicenter and the distance from the epicenter increases. The magnitude of the earthquake gradually decreases. तो एपीसेंटर के सबसे नज़दीक का भाग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और एपीसेंटर से उसका अंतर बढ़ जाता है और इसके साथ अर्थक्वेक की जो तीव्रता है, जो डेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके अलावा अर्थक्वेक की आगाही संभव नहीं है, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट कम हो जाती है अगर हम पहले से सावधानी रखें। तो अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, उसकी आगाही आगे से हम नहीं कह सकते। द इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज, नहीं तो हम उसका जो असर होता है वो कम कर सकते हैं अगर हम पहले से सावधानी रखें। Local people use some common method to predict possibility of earthquake, like study of behavior of animals, rapid movement of fish in pond, coming out of reptiles on the surface of the earth. जो स्थानिक लोग हैं, लोकल, वो एकदम नॉर्मल पद्धति से, मेथड से अर्थक्वेक के बारे में हमें फोरकास्ट आगाही कर सकते हैं, जैसे कि प्राणियों का वर्तन, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, मछली का झड़प से तालाब में घूमना और रेप्टाइल्स का पृथ्वी के सतह पर आना। जो सांप वगैरह होते हैं रेप्टाइल्स, वो बाहर निकल के आते हैं। मेजर लैंडफॉर्म, द लैंडस्केप इज कंटिन्यूसली worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of rocks on the earth's surface. Weathering occurs on the surface due to the agents like water, wind and ice. The weathered material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of weathering and deposition creates different landforms on the surface of the earth. तो हमारे यहाँ जो लैंडफॉर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो लैंडस्केप है, जो भूमि की सपाटी है, वो लगातार वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वो उसके ऊपर घसारण होता है, उसका इरोजन होता है। तो उसका दो प्रोसेस है, एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। अभी वेदरिंग क्या है? तो वेदरिंग वो प्रक्रिया है जिसमें रॉक जो है वो उसका टूटना अर्थ के सरफेस पर, तो रॉक्स को टूटने की क्रिया को वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग जो होता है ये कौन से एजेंट है, घटक है? तो वेदरिंग यानी कि रॉक किसकी वजह से टूटते हैं? तो वाटर, विंड और आइस के द्वारा होता है। और विंड, वाटर जैसे
जो पदार्थ है, विंड और वाटर जैसे जो पदार्थ है वो क्या करते हैं, वो जो वेदर्ड मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर जमा होते हैं। तो द weathered material is carried away or transported by water and ice etc. and deposited. This process of weathering and deposition create different landform on the surface of the earth. और ये जो प्रक्रिया है वेदरिंग की और डिपोजिशन की, उसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म यानी भूमि स्वरूप, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज, इसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं, का निर्माण होता है। वर्क ऑफ ए रिवर, अभी नदी का क्या काम है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। व्हेन द रिवर स्ट्रेटली टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ वैली, it forms a waterfall. On the right hand side, the picture of waterfall is given. तो जो पानी बहता है, नदी के बहते पानी से जो ज़मीन है उसका घसरण होता है, लैंडस्केप इरोड। जब नदी सॉलिड रॉक पे से सीधी ढोढ़ाव वाली जगह पे स्ट्रेट टम्बल्स एट स्टीप एंगल के नीचे वैली जो खीण में गिरती है, तो उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 56। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन्स इट फ्लोज, देयर आर ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the side of the meander, the end of the meander loop comes closer and almost assume the shape of a horseshoe or a circle. In this condition, when the river gets flooded due to deposition, land between the meander loops gets cut off by the river flow and river leaves its long path and takes a straight path. तो जब नदियाँ प्लेन्स में पहुँचती है तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे बहने लगती है। नदी के इस बहाव को मींडियर्स कहते हैं। मींडियर्स यानी सर्पाकार, आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि उसका शेप कैसे हो जाता है, मींडियर्स। लगातार मिट्टी का जो कटाव यानी इरोजन और डिपोजिशन मींडियर्स के साइड पे होता है, तो इसी वजह से मींडियर एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और सर्कल या तो हॉर्सशू का आकार धारण करता है। हॉर्सशू यानी जो घोड़ा होता है उसके पैर में जो लगा रहता है उसको हॉर्सशू बोलते हैं। और उसका शेप कैसा होता है वो आपको राइट हैंड साइड में जो 4 पिक्चर्स दिए हैं उसमें जो लास्ट वाला है उसमें जो दिखाया है वो है हॉर्सशू का आकार धारण करता है। इस परिस्थिति के दौरान जब रिवर में बाढ़ आती है तब डिपोजिशन के कारण ज़मीन जो मींडियर लूप्स के बीच कट जाता है नदी के बहाव से, और नदी अपना लंबा रास्ता छोड़ देती है और सीधा रास्ता ग्रहण करती है। The water remains in the abundant cylindrical part of the river called the Oxbow Lake. Sometimes the river seems to flow out of its bank. This leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of the alluvium and other materials. Landform formed due to this deposition is called floodplain. When a large amount of silt soil deposit on both sides of the river, the raised banks are called leaves. अब द वाटर जो है पानी नदी छोड़ता है, वह नदी का छूटा हुआ जो सिलिंड्रिकल पार्ट में पानी रह जाता है उसे ऑक्सबो लेक जो पिक्चर में दिया है और पिक्चर के नीचे लिखा भी है, कई पर दिया है। कई बार नदी अपने तट से बाहर, बैंक से अपने तट से बाहर बहती है।
इसका नतीजा ये होता है कि पास के एरिया में नेबरिंग यानी आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण एल्यूमिनियम और दूसरे मटेरियल्स के लेयर जमा हो जाते हैं। इस डिपोजिशन से बने लैंडफॉर्म को फ्लड प्लेन कहते हैं। जब नदी दोनों तट पर बहुत ज़्यादा प्रमाण में सिल्ट और सॉइल जमा होता है तो वहाँ एक तट उभर आता है जिसको हम लीव्स कहते हैं। As the rivers approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा पड़ जाता है और ये नदियाँ अनेक प्रवाहों में विभाजित हो जाती हैं। उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। The river becomes so slow that it begins to deposit silt, sand, soil and other material. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths form a delta. तो यहाँ पर नदी का बहाव धीमा पड़ जाता है और इसके साथ जो सिल्ट यानी कि कांप, सैंड रेती, सॉइल मिट्टी और अन्य पदार्थ है जो है वो सब कलेक्ट हो जाते हैं सब डिपॉजिट हो जाते हैं समुद्र और समुद्र से डेल्टा का निर्माण होता है। वर्क ऑफ सी वेव्स, दरिया का जो मोजा है सी वेव्स आते हैं जो समुद्र में, उसका क्या काम है? The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike against the rocks. As a result, cracks develop. Over the time, they become larger and wider, which is called sea cave. As these cavities become larger, only the roof of the caves remains, thus forming the sea arches. तो समुद्र के जो वेव्स होते हैं उसके कारण इरोजन और डिपोजिशन होता है, उससे समुद्र किनारे के लैंडफॉर्म बनते हैं। समुद्र के मौजे वेव्स लगातार रॉक से टकराते हैं, उसी कारण रॉक्स में तिराड़ क्रैक पड़ती है। समय रहते ये क्रैक बड़े और चौड़े बन जाते हैं, उसको हम सी केव्स समुद्री गुफा कहते हैं। ये गुफाएं बड़ी बनती जाती हैं और अंत में एक छत यानी कि रूफ रह जाती हैं जिससे सी आर्चिस कमान जैसा बनता है। कंटिन्यूअस इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. These walls, now page number 57. These walls-like features are called stacks. The steep rocky coast rising almost vertically above seawater is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. तो लगातार इरोजन जो रूफ है छत को तोड़ देता है और सिर्फ दीवार बची रहती है। दीवार जैसे जो फीचर्स है उसको हम स्टेक कहते हैं। समुद्र जल से ऊपर स्टीप रॉक जाते हैं, उभर जाते हैं, उसे सी क्लिफ समुद्र का कमान कहते हैं। समुद्र के जो मौजे होते हैं वो तट पर डिपॉजिट करते हैं और तो समुद्र पुलिन सी बीचेस का निर्माण होता है। नाउ वर्क ऑफ विंड, हवा का काम करती है। वर्क ऑफ ग्लेशियर्स. Glacier are rivers of ice formed in snow-clad mountain areas. Glaciers erode the landscape by bulldozing rocks and stones to expose the solid rock below. Glaciers form U-shaped valley by erosion. As the ice melts, hollows formed in mountains get filled up with water and
form lakes. The material carried by the glaciers, such as small and big rocks, sand and silt, get deposited. As a result, hill-like landform is formed, which is called drumlin. तो ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर यानी हिम की नदी, बर्फ़ की नदी। ग्लेशियर को हिम नदी कहते हैं। जो पर्वतें और जो माउंटेन्स बर्फ़ से ढका है वो पर्वतों में बनते हैं। ग्लेशियर जो पत्थर के घिसने से, पत्थर है उसके इरोड होने से, घिसने से, बुलडोजिंग के कारण लैंडस्केप को इरोड करते हैं, जो सॉलिड रॉक्स को एक्सपोज करते हैं। इस इरोजन से ग्लेशियर यू आकार की घाटियाँ बनाते हैं, यू आकार की घाटियाँ बनाते हैं। जब बर्फ़ पिघलता है तो पर्वतों के क्षेत्रों में जहाँ पे खड्डे हैं, हॉलो, उसमें पानी भर जाता है और उससे सरोवर, लेक बनते हैं। ग्लेशियर ये छोटे बड़े रॉक्स, कांप, रेती अपने साथ बहाता है और एक जगह पर जमा होता है। उसे एक हिल, छोटा पर्वत, हिल जैसा लैंडफॉर्म बनता है और ये छोटा हिल जैसा लैंडफॉर्म है, उसे हम ड्रम्बलिंग कहते हैं। वर्क ऑफ विंड. Wind is an active agent of erosion and deposition in the desert. In comparison to lower, the upper part of the rock is easily eroded. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. In the desert, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. हवा डेजर्ट में इरोजन और डिपोजिशन ये उनका मेन परिबळ है, मेन एजेंट है। रॉक का जो ऊपर का हिस्सा आसानी से घिसता है, इरोड हो जाता है नीचे के हिस्से की तुलना में। इसी वजह से ये रॉक का जो बेस है वो नैरो और ऊपर से वाइडर, चौड़ा है। डेजर्ट में आपको ऐसे रॉक्स देखने को मिलते हैं जिसका आकार मशरूम जैसा होता है और उसे मशरूम रॉक्स कहते हैं। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, sand falls and gets deposited in low hill-like structure called Barchan sand dunes. Such type of barchans are seen in Rajasthan. When such sand is deposited in large areas, it is called loess's. Large deposit of loess's are found in China. जब हवा चलती है तो अपने साथ सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। जब हवा बंद हो जाती है तब सैंड ज़मीन पर डिपॉजिट हो जाती है तो एक छोटा सा हिल जैसा बन जाता है। उसको बारखन या सैंड ड्यून्स कहते हैं। ऐसे बारखन राजस्थान में दिखाई देते हैं। जब ये सैंड बड़े एरिया पे डिपॉजिट होती है तो उसे लोएस कहते हैं। चाइना में बड़े लोएसेस देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर 10. For homework, you have to write the answers of objective and the pics of question answers I will send you later. So here we have completed unit test portion, chapter 1, chapter 2 and this chapter 10.